बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। दोनों तरफ से लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि कैसे मरुधरा के रण को जीता जाए। इसके लिए तीखे से तीखे सियासी हमले एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। आज फिर से पीएम मोदी और राहुल गांधी आमने सामने थे। राजस्थान के सियासी घमासान पर रिपोर्ट देखिए आप। मोदी 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 मोदी। ये राजस्थान चुनाव का शोर है, जहां हर तरफ से जीत के लिए जोर लगाया जा रहा है। कोई रैली कर रहा है, कोई रोड शो से शक्ति प्रदर्शन दिखा रहा है, तो कोई बड़ी सभा करके जीत का दम भर रहा है। मरुधरा की धरा पर तीखे सियासी वार पलटवार किए जा रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव की कमान कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों ने संभाल ली है। एक तरफ से पीएम मोदी जीत की हुंकार भरते हुए कांग्रेस पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। दोनों तरफ से जमकर निशाना साधा जा रहा है। पीएम मोदी ने चूरू और झुंझुनू में बड़ी रैली की है। क्या कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत बचनी चाहिए? किसी एक की भी जमानत बचनी चाहिए क्या? और इसलिए ये जो मिजाज है ना, वो कह रहा है शेखावटी की यही पुकार, आ रही है भाजपा सरकार। लेकिन इस सियासी दंगल में राहुल गांधी भी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी और बीजेपी है। राहुल गांधी ने आज 3 जगहों से एक के बाद एक तीखे हमले बीजेपी पर किए हैं। बीजेपी जो भी हमने आपके लिए किया है, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो किसानों की जो मदद करते हैं, गैस सिलेंडर हो, ये सारा का सारा ओपीएस हो, ये सारा का सारा बीजेपी आपसे छीन लेगी। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी तो मरुधरा के रण में आमने सामने है ही, दूसरी तरफ मायावती ने भी जीत की हुंकार भरी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर तीखा प्रहार किया है, जहां मायावती ने करौली में विशाल जनसभा की है। देश की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि नहीं किया है। सियासी दल तो जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन मरुधरा की अनसुलझी सियासी लड़ाई में निर्दलीय भी चुनावी माहौल बना रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार कांग्रेस और बीजेपी के लिए हर कदम पर मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। हालांकि प्रचार में अभी 3-4 दिन का समय बचा है। पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों के रोड शो होंगे, जहां कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ चुनावी फिजा बदलने की हर संभव कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान का सियासी संग्राम अब जो है वो तेज होता नजर आ रहा है। दौसा के दौरे पर रहेंगी स्मृति ईरानी। बांदीकुई में उनका रोड शो होगा। स्मृति ईरानी रोड शो को जरिए लोगों को संबोधित करेंगी। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में बताया जा रहा है कि रोड शो होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर स्मृति ईरानी रोड शो करेंगी। बताया जा रहा है कि बांदीकुई में उनका जो है वो रोड शो का कार्यक्रम जो है प्रस्तावित किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो होगा। लोकतंत्र में हमेशा स्वच्छ छवि के प्रत्याशियों को चुने जाने के दावे किए जाते रहे, लेकिन चुनावों के दौरान कई प्रत्याशी ऐसे होते हैं जिनके खिलाफ गंभीर प्रवृत्ति के मुकदमे दर्ज होते हैं। इस विधानसभा चुनाव में इस बार इस तरीके को कुल 1857 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। इनमें से 326 प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। 236 प्रत्याशी तो ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर प्रवृत्ति के आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब ऐसे उम्मीदवारों की संख्या सभी सियासी पार्टियों में बढ़ती जा रही है। 2018 में इनकी तादाद 13.94% हुई और अब 2023 में संख्या 17.38% पर पहुंच चुकी है।
एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में राजस्थान में कुल 2,294 उम्मीदवारों में 320 यानी 13.94% प्रत्याशी ऐसे थे जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज थे। दो 2018 में चुनाव में 195 उम्मीदवारों के ऊपर गंभीर मामले दर्ज थे। वहीं मौजूदा विधानसभा चुनाव में 1875 में से 326 पर आपराधिक मामले और 236 पर गंभीर अपराध वाले मामले दर्ज है। साल 2018 में अपराध के मामले में गंभीर अपराधों पर अगर नजर डाली जाए तो उस दौरान 4 प्रत्याशी ऐसे थे जिनके ऊपर हत्या का मामला, वहीं 25 उम्मीदवारों पर हत्या की कोशिश का मामला, 11 उम्मीदवारों पर किडनैपिंग का मामला दर्ज था। 16 उम्मीदवारों ने अपने हलफनामे में बताया था कि उनके ऊपर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज है। वहीं इस बार के चुनाव में हलफनामे को खंगालने पर जो सामने आया उसमें 36 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर महिला अपराध से जुड़े मामलों को सार्वजनिक किया है, जबकि इनमें से एक ने अपने ऊपर बलात्कार के मामले की जानकारी दी है। 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके हलफनामे में हत्या के मामले की जानकारी दी गई है। हत्या के प्रयास से जुड़े 34 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बार की चुनाव में ऐसे ही उम्मीदवारों की वजह से 200 विधानसभा क्षेत्र में से 45 को संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र माना गया है, क्योंकि वहां मौजूद उम्मीदवारों में से 3 या उससे अधिक उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज है। 2018 में ऐसे में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 48 थी। प्रयास करते रहते हैं कि हम देखें और जाएं, और इसीलिए राजस्थान इलेक्शन वॉच पार्टियों को भी बोलता है, क्योंकि और अंत में तो हमें वोटर को बोलना पड़ेगा और पार्टियों को बोलना पड़ेगा कि आप मत करो, आप ऐसे लोगों को बढ़ावा मत दो, ताकि वो आगे ये काम नहीं करेंगे। वो कहीं कुर्सी में बैठे और बैठना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक लाज रखेंगे, वो कहीं ना कहीं कानून को फॉलो करेंगे। ये चलते ही रहेगा। अब कहीं ना कहीं किसी को स्टैंड लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पार्टियों को लगना पड़ेगा कि आप ऐसा करोगे तो उसका कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव एक असर पड़ेगा। नहीं तो लोगों को लगेगा जो चुनाव जीते, जैसे भी जीते, जिस प्रकार से जीते चलेगा, और फिर हमारा सत्ता कैसे चलेगा, अपने आप कहानी। पिछले चुनाव में 320 दागी उम्मीदवार में से 46 उम्मीदवार जीतकर विधानसभा तक पहुंचे थे, यानी प्रदेश की विधानसभा में बचे 199 विधायकों में से करीब 23% विजयी उम्मीदवारों पर मामले दर्ज है। उनमें से 14% पर तो गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है, जिनमें हत्या के मामले, हत्या के प्रयास के मामले शामिल है। इस तरह के मामलों के लिहाज से कोई पार्टी अपराधियों को बढ़ावा देने में पीछे नहीं है। कांग्रेस के 25% विधायक, भाजपा के 16% विधायक, सीपीआई दोनों ही विधायक और निर्दलीयों में से 43% विधायकों पर मामले दर्ज है। उसमें अभी अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो आपराधिक हैं 18 कैंडिडेट खड़े किए हैं सीपीआईएम ने, तो उनका जो है वो ज़्यादा है, उनके कैंडिडेट कम है लेकिन उनका परसेंटेज ज़्यादा आ रहा है, जो कि बेहतर है। और जो गंभीर अपराधी है वो 67 है और अपराध वाला वो बेहतर है। इसी तरीके से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है, उसके 78 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उसमें से 36 जो हैं वो अपराधी हैं और 31 गंभीर अपराधी प्रतिशत में हैं। बीजेपी के अंदर जो है वो 31% अपराधी कैंडिडेट खड़े हुए हैं और उसमें से 21 हैं वो गंभीर अपराधी हैं। और इसी तरह से कांग्रेस में हम देख रहे हैं तो 24% जो है वो अपराधी हैं और उसमें से 17% गंभीर अपराधी हैं। और इसी तरीके से आप में भी है 21 और 17, और फिर भारतीय ट्राइबल पार्टी में भी 12, 6 और बीएसपी में भी 6 और 4 का है। राजस्थान में चुनाव में सरगर्मियां जारी हैं। जनता को लोक लुभावन घोषणाओं से रिझाने की कोशिश की जा रही है। उन सब के बावजूद इस बार चुनावी मैदान में 17% से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2018 के चुनाव में 320 में से ऐसे 46 उम्मीदवार जीत भी गए थे। इस बार 326 ऐसे उम्मीदवारों के मुकद्दर का फैसला जनता चुनाव में करेगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 अपराधियों के मामले में अगर देखा जाए तो पहले से काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। राजस्थान में 1875 उम्मीदवार ऐसे हैं जो चुनावी मैदान में हैं। इनमें से 300 से ज़्यादा उम्मीदवार आपराधिक मामले वाले उम्मीदवार हैं।
अगर देखा जाए तो अपराध से जुड़े मामलों के करीब 17% उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 13% उम्मीदवार तो ऐसे हैं जो कि गंभीर अपराध से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी विशेष के जो उम्मीदवार हैं वो अपराधों से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर लगभग सभी पार्टियों के उम्मीदवारों में अपराध के मामले देखे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जयपुर। बड़ी खबर का रुख करेंगे। सिरोही से आ रही है। दबंगों की दबंगई सामने आई है। गोचर भूमि में आग लगा दी गई है। शराब पीकर बताया जा रहा है कि इस घटना को दबंगों ने अंजाम दिया। युवकों से मारपीट भी की गई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर हालांकि काबू पा लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर शराब पीकर कुछ हुड़दंगियों ने उत्पात मचाया है। आग लगा दी गई है गोचर में और बताया जा रहा है कि इस दौरान जो लोग मौजूद थे उनसे भी मारपीट की गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता सिरोही से प्रतीक जुड़ चुके हैं। प्रतीक, पकड़ में आए आरोपी या नहीं? जी बिल्कुल, देखा जाए तो ये हुड़दंगियों ने वहाँ पर जो है गोचर भूमि में जो है शराब के नशे में आग लगा दी और वहाँ पर देखिए, वहाँ पर जो खड़े लोगों ने उनका वीडियो बना दिया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सूचना देने के बाद भी, नामजद होने के बाद भी पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने हुड़दंगी को जो है गिरफ्तार नहीं किया, और क्योंकि हुड़दंगी वहाँ से भागने में कामयाब हो गए थे। लेकिन वहाँ पर आए जो है गाँव में ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन नाकाम बना हुआ है और लगातार ग्रामीण इस मामले को लेकर कई बार पहले भी जो है ऐसी घटनाओं को लेकर शिकायत की गई है, लेकिन पुलिस के लापरवाह रही है कि रवैये के कारण जो है उनको पकड़ने में नाकामी हासिल हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रतीक तमाम जानकारी के लिए। तो जेपी नड्डा लगातार राजस्थान के मिशन पर डटे हुए हैं। राजसमंद में आज जेपी नड्डा सभा करेंगे। सभा के बाद उदयपुर जाएंगे जेपी नड्डा और शाम को उदयपुर में उनका रोड शो होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान के रण में लगातार जेपी नड्डा डटे हुए हैं और वो चुनावी प्रचार प्रसार जो है कर रहे हैं। केंद्र सरकार की जो खूबियां रही हैं, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने काम किया है, उसको लेकर के वो राजस्थान में बता रहे हैं और आगे राजस्थान में किस तरीके का कार्य करने की सोच रही है बीजेपी, उसके बारे में भी लोगों को बता रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी दे रहे हैं ताकि बीजेपी कार्यकर्ता लोगों के पास जाकर के इसके बारे में अवगत कराएं। राजस्थान के रण में प्रियंका गांधी भी डटी हुई हैं। भीलवाड़ा में प्रियंका गांधी की सभा होगी। दोपहर 2 बजे सभा होगी प्रियंका गांधी की। बताया जा रहा है कि जहाजपुर में विधानसभा क्षेत्र में उनकी सभा होगी। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वो सभा करती हुई नजर आएंगी। उधर सीएम अशोक गहलोत भी धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। दौसा और भरतपुर के दौरे पर सीएम अशोक गहलोत रहेंगे। बताया जा रहा है कि बहरावंडा और सिकराय में उनकी सभा होगी। भरतपुर के भी दौरे पर सीएम अशोक गहलोत रहेंगे। दोपहर 2 बजे भरतपुर पहुंचने का उनका कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दौसा और भरतपुर के दौरे पर सीएम। राजस्थान का सियासी संग्राम पूरी तरीके से तैयार है। दिग्गज यहां पहुंच रहे हैं। राजस्थान के रण में इसी सिलसिले में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। दौसा के लालसोट में उनकी जनसभा होगी, उसको संबोधित करेंगे। जयपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। और मतदान से पहले प्रत्याशी वोटरों को रिझाने के लिए तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। हमने इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट तैयार की है। चुनाव है, जनाब जीत के लिए कुछ भी करेंगे। जी हाँ, ये चुनाव है जनाब, यहाँ नेताजी जीत के लिए कुछ भी करेंगे। ट्रैक्टर की सवारी हो या जीप की सवारी, जाति, धर्म, नाच, गाना, खाना और डांस, न जाने क्या क्या। जीत के लिए खादीधारी नेताजी अब कुछ भी करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी हो या बीजेपी के उम्मीदवार, सभी अपने अपने वोटरों को रिझाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। भरतपुर में कार्यकर्ताओं का मनोरंजन करने और चुनाव प्रचार में समर्थन मांगने के लिए प्रत्याशी अब नए हथकंडे अपना रहे हैं। बयाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अमर सिंह जाटव ने चुनाव प्रचार के दौरान गांव में डीजे की धुन पर जमकर डांस किया। देहाती गानों पर जमकर ठुमका लगाते हुए कांग्रेस प्रत्याशी अमर सिंह जाटव नजर आए। इतना ही नहीं, राजसमंद विधायक और बीजेपी प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी तो ट्रैक्टर पर ही वोटरों को रिझाने के लिए निकल पड़ी।
रेल मगरा क्षेत्र में ट्रैक्टर और जीप चलाकर विभिन्न गांवों में जनसंपर्क किया। टोंक जिले की देवली उनियारा सीट से बीजेपी प्रत्याशी विजय बैंसला का तो अनोखा अंदाज देखने को मिला। गांवों में लोगों ने जेसीबी से फूल बरसाकर बैंसला का स्वागत किया। बैंसला ग्रामीणों से मॉडल विधानसभा बनाने का दावा कर रहे हैं। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में इन दिनों चुनावी प्रचार में विकास का मुद्दा गौड़ हो गया है। सनातन धर्म और महाराणा प्रताप के नाम पर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, तो अब सनातन धर्म और प्रताप पर बयान देकर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी संतों के निशाने पर आ गए हैं। मेरा परिवार उनके वोट की लड़ाई नहीं है, तो दुर्भाग्य वोट के खातिर महाराणा प्रताप को भी छोटा कर दिया। बीजेपी के महाराणा प्रताप हमारे महाराणा प्रताप बीजेपी पे लगे, भगवान राम मंदिर पे लाए, राम भगवान पे लाए, बीजेपी पे लाए, बीजेपी का राम हो गया, हमारा तो राम है ही नहीं। ये जाति धर्म के आधार पर देश नहीं चलता। कि महाराणा प्रताप हमारे नहीं है क्या? महाराणा प्रताप का तो बीजेपी वालों ने बीजेपीकरण कर दिया। श्रीमान जी, अगर आपने महाराणा प्रताप को अपना मान लिया होता तो राज्य में सरकार आते ही 6 महीने के अंदर आपने राजस्थान की पाठ्य पुस्तक में परिवर्तन कर दिया और ये लिख दिया कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हारे थे। इन सब के बीच धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर भी मतदाताओं को रिझाया जा रहा है। उदयपुर ग्रामीण से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर विवेक कटारा भी चुनाव प्रचार के दौरान गुरुद्वारा पहुंचे और मत्था टेकने के साथ सिख समाज के लोगों से मुलाकात की। इतना ही नहीं, उन्हीं के साथ बैठकर लंगर भी चखा। फिलहाल प्रत्याशियों का ये दाव कितना वोट में बदलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा और 3 तारीख को काउंटिंग के बाद सब तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बड़ी खबर का रुख करेंगे, राजस्थान का रुख करेंगे, जहां पर सियासी संग्राम जो है लगातार जारी है। बीकानेर में पीएम मोदी का मेगा रोड शो होगा। शाम 5 बजे जूनागढ़ से शुरू होगा रोड शो। गोकुल सर्किल पहुंचकर ये समाप्त हो जाएगा। करीब 4 किलोमीटर तक ये रोड शो का कार्यक्रम जो है रखा गया है। 7 घंटे के लिए यातायात भी डाइवर्ट किया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता टेलीफोन लाइन पर मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, यातायात के लिहाज से देखें तो क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बीकानेर में मेगा रोड शो होने जा रहा है। शाम 5 बजे से जूनागढ़ किले से ये जो रोड शो है शुरुआत होगी और लगभग घंटे होते हैं 6:30 बजे के तकरीबन जो रोड शो है ये गोपाल सर्किल पर वहां खत्म होगा और उसके बाद में जो पीएम मोदी है वो नाल एयरपोर्ट से वापस विशेष विमान से रवानगी ले लेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी की सुरक्षा के माध्यम से ज्यादा पुलिस अधिकारी लगाए गए, वहीं 1200 जवान जो है चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे और इससे एक दिन पहले ही यानी कल शाम को ही जो बीकानेर की जो पुलिस हैं और जो एसपीजी के अधिकारी हैं उन सभी ने रिहर्सल की थी ताकि किसी भी तरह की कोई जो चूक है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में वो न रह पाए। इसके अलावा जो बीकानेर की जो एसपी है अधीक्षक, उन्होंने भी आमजन से अपील की है कि जो यातायात जो डाइवर्ट किया गया है 7 घंटे के लिए, उस रास्ते से न जाकर के जो वैकल्पिक जो व्यवस्था की गई है, जहां जहां से डाइवर्जन किया गया है यातायात को, वहीं से निकलने की कोशिश करें। क्योंकि अगर जैसे ही जूनागढ़ की ओर कोई जाते हैं तो वहां पर जो सुरक्षा है उसके मद्देनजर वाहनों को पहले ही रोक दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर पीएम की सुरक्षा को लेकर के जो है पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, मुस्तैद है और इसके अलावा जो आमजन है उनमें भी काफी सुरक्षा के लिहाज से काफी इंतजाम किए गए हैं। लाजमी भी है क्योंकि पीएम पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मनीष। होम वोटिंग का पहला चरण पूरा हो चुका है। 60,424 वोटर्स ने होम वोटिंग की। 96.63% बुजुर्गों ने होम वोटिंग की है। दिव्यांग वोटर्स ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब दूसरे चरण की शुरुआत तेज हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 60,424 कुल वोटर्स हैं जिन्होंने होम वोटिंग के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इनमें बुजुर्ग जो हैं वो 96.63% हैं और इसके साथ दिव्यांगों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। नवाचार के जरिए इस बार होम वोटिंग की सुविधा उन लोगों को दी गई है जो किसी कारणवश स्थल तक नहीं पहुंच सकते हैं जहां मतदान हो रहा है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।